नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट में। आज हमें समास पढ़नी है, ठीक है। देखिएगा, समास क्या होता है। समास कहते किसको है? जब दो या दो से अधिक वर्ड है ना, जब दो या दो से अधिक शब्द मिल करके एक नया और संक्षिप्त शब्द बनाता है तो वह क्या कहलाता है? समास। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हाथ की कड़ी, जैसे हाथ है एक अलग शब्द है, कड़ी भी क्या है? अलग शब्द है। जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो एक नया वर्ड बनता है जिसका नाम है हथकड़ी, ठीक है। जिसका क्या नाम है? हथकड़ी। तो हाथ की कड़ी से क्या बना? हथकड़ी। तो यहां दो शब्द है ना, है कि नहीं? हाथ भी एक वर्ड है, कड़ी भी एक वर्ड है ना। तो इन दोनों शब्दों को मिला करके एक नया और एक संक्षिप्त शब्द बनाया गया है हथकड़ी। यही आपका समास कहलाता है। जैसे माता और पिता, क्या? माता और पिता। तो माता और पिता दोनों मिलके क्या बनाया गया? माता पिता। यह भी क्या है? एक समास है। क्या है? एक इन दोनों शब्दों का संक्षिप्त रूप है। क्या है? इन दोनों शब्दों का संक्षिप्त रूप है। अब अगला है राजा का पुत्र। राजा का पुत्र क्या होता है? राजपुत्र। क्या होता है? राजपुत्र। तो राजपुत्र में देखिएगा, राजा अलग है और पुत्र अलग है। दो अलग अलग शब्दों को मिला करके बनाए गए इस नए शब्द और संक्षिप्त, यानी संक्षिप्त में क्या होता है? छोटा। संक्षिप्त में क्या होता है? छोटा। बनाए गए संक्षिप्त शब्द को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? समास कहते हैं, ठीक है। समास 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं, है ना। अब 6 टाइप आपको समझना है। पहला है अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? दूसरा तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। तीसरा कर्मधारय। तीसरा कौन सा समास है? कर्मधारय समास। चौथा कौन सा है? द्विगु समास। पांचवा है आपका द्वंद्व समास। छठा है आपका बहुव्रीहि समास। कोई दिक्कत? देखिएगा, आपको समझनी है कि अव्ययी भाव समास होता क्या है, यानी सभी के 6 प्रकार का। आप सोचिएगा कि आपको डेफिनेशन पूछेगा तो भूल जाइए, हम पहले ही बताए हैं कि एग्जाम में डेफिनेशन नहीं आता है। क्या आता है? आपका एग्जाम में डेफिनेशन नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है। जैसे कि पूछ देगा कि बताइए राजा का पुत्र अर्थात राजपुत्र कौन सा समास है, ठीक है। या पूछेगा निम्न में से इस समास का उदाहरण एग्जाम्पल क्या है, ऐसे करके पूछता है। तो हम बता देंगे, बाद में हम रिवीजन कराएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो पहले आप थियोरिटिकल पढ़िए, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, ठीक है। देखिएगा, तो पहले हम पढ़ते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है कि वह शब्द जिसका पूर्व पद क्या हो? प्रधान। क्या हो? पूर्व पद प्रधान हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। किसी भी शब्द में 2 प्रकार के पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद, दूसरा होता है उत्तर पद। उत्तर पद सबसे अंतिम वाले पद को कहते हैं और पूर्व पद पहले वाले पद को कहा जाता है। तो वह शब्द जिसका पूर्व पद क्या हो? प्रधान होता है, ठीक है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। आप कहेंगे पूर्व पद प्रधान होता है सर, हम समझे नहीं, हम पहचानेंगे कैसे कि अव्ययी भाव समास है? इसका कुछ रूल्स है, रूल्स याद रखिएगा। कहता है, देखिएगा, इस अव्ययी भाव समास में जो इसका पूर्व पद है, यानी पूर्व माने पहला पद और उत्तर माने अंतिम पद, ठीक है। तो जो पूर्व पद है वह कहां से शुरू होता है? उपसर्ग से शुरू होता है। आप पढ़े उपसर्ग, उपसर्ग कुल कितने? 22 ठो, है ना। यानी किसी भी शब्द में अगर उसका पहला पद किससे शुरू हो? किसी उपसर्ग वाले शब्द से शुरू हो, है ना। पहले पद का क्या हो? उपसर्ग से शुरू हो, पहला पद उनका उपसर्ग से शुरू हो, तो वही आपका अव्ययी भाव समास कहलाता है। अब कहेंगे एग्जाम्पल में जैसे लीजिए, तो देखिएगा, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार को हम क्या बोलते हैं? यथाशक्ति। यथा में देखिए आगे है ना यथा, यह यथा हमारा क्या है? उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। यहां पे यथा है ना, ये यथा हमारा क्या है? उपसर्ग है। कहां से आया? देखिए यहां पे शक्ति के अनुसार, ये शब्द है, 2 अलग अलग शब्द है, दोनों को मिलाकर के एक संक्षिप्त शब्द बनाया गया, ये समास हुआ। अब समास में कौन से टाइप का समास हुआ हमको नहीं पता। इसका पहला पद देखेंगे, पहला पद यथा है, यथा में यथा क्या है? उपसर्ग है। तो यह उपसर्ग जुड़ा हुआ है, इसीलिए सीधा आ जाएंगे किसके पास? बाबू अव्ययी भाव कहां है? यही है, फटाक से उठा के उसको पुट कर देंगे। अब कहेंगे दूसरा, मरण तक। मरण तक का क्या होता है? आमरण, यानी मरण और तक दोनों वर्ड को एक साथ मिलाया गया तो बना आमरण। जो कभी मरे नहीं उसी को तो हम आमरण कहते हैं। तो आमरण में इसका पहला पद में देखिए आपका उपसर्ग आ लगा हुआ है,
तो जहां पे उपसर्ग आ मेरा दिख गया वह कौन सा हो गया? अव्ययी भाव समास हो गया। कौन सा समास हो गया? अव्ययी भाव समास। आई बात समझ में? देखिएगा, जैसे प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन, तो जब प्रत्येक दिन मतलब हर रोज का दिन, तो प्रत्येक दिन से क्या बना? प्रतिदिन। प्रतिदिन में आप देखिएगा इसका पूर्व पद क्या है? प्रति है। क्या है? प्रति है। और यही प्रति क्या है? आपका उपसर्ग है। और जहां पे उपसर्ग दिख जाए वो आपका कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। आई बात समझ में? फिर देखिएगा, बिना भय के, बिना भय के मतलब जिसको डर नहीं हो, है ना, बिना भय के क्या कहलाता? निर्भय। निर्भय में पहला पद क्या है? आपका पूर्व पद, है ना, उसके पूर्व पद में आपका नी शब्द शामिल है और वह नी वर्ड जो है आपका क्या है? उपसर्ग है। और जहां पे नी शब्द उपसर्ग आ जाए किसी भी समास में तो वह उपसर्ग वाला क्या कहलाएगा? अव्ययी भाव समास कहलाएगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? जैसे फिर देखिएगा, जो पहले नहीं हुआ हो, अभूतपूर्व, अभूतपूर्व जो पहले कभी घटित नहीं हुआ हो। आप देखिएगा इसका पूर्व पद में एक वर्ड है अ, और यह अ भाई साहब क्या है? उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। तो जब अ आपका उपसर्ग है तो आप फटाक से बता सकते हैं कि यह कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास समझ में आ गई? एकदम आसान है। जहां उपसर्ग मिल जाए पकड़ के लाइए उसको अव्ययी भाव में ले जाके बैठा दीजिए, है ना। अब मान लीजिए आप देखिएगा कभी कभी सिक्का गिनते हैं तो 2 टकिया 5 टकिया, है ना, इस तरह 5 रुपए वाला सिक्का अलग होता है, 2 रुपए वाला सिक्का। आप क्या करते हैं? सबको छांटना चालू कर देते हैं। 2 रुपए वाला को उधर रखो, 5 रुपए वाला इधर रखो, 1 रुपए वाला उधर रखो। तो उसी प्रकार से जैसे ही वर्ड मिले आप फटाक से देखिए इसमें कौन चिन्ह है, फटाक से देखिए दिख गया शब्द में, है ना, उपसर्ग कहीं से, तो उठा के उसको कहां फेंक दीजिएगा? अव्ययी भाव समास में। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? उसके बाद देखिएगा, मन के अनुसार। मन के अनुसार मतलब अनुकूल होता है। मतलब आपके मन के हिसाब से जो हो तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुकूल कहते हैं। मेरे अनुकूल चलोगे तो हम जाएंगे। तो अनुकूल मतलब क्या हुआ? मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब में अनुकूल में देखिएगा आप यहां पे, है ना, ओ, है ना, तो अ आपका क्या है? उपसर्ग है। तो जहां पे उपसर्ग आ जाए वह कौन सा समास? अव्ययी भाव समास कहलाता है। आई बात समझ में? अब एग्जाम्पल में पूछेगा, हम रिवीजन कराएंगे जब एग्जाम्पल्स का, उस टाइम पूछेंगे, आप ध्यान में रखिएगा। अगला समास है तत्पुरुष, है ना। हम बताएं 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार में यह दूसरा टाइप है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में कहता है जिस समास का उत्तर पद वो था क्या? पूर्व पद। यहाँ पे कौन सा है? उत्तर पद। अव्ययी भाव में कौन सा पद था? पूर्व पद। यहाँ पे कौन सा पद है? उत्तर पद। उत्तर पद प्रधान हो और पहिलका वाला पद गायब हो जाए, पहिलका वाला पद क्या हो जाए? गायब हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। पहला वाला पद गायब हो जाए और दूसरा पद का, है ना, बहुत इज्जत होने लगे। ऐसे समझिए ना, जब एक आप 2 दोस्त हैं, पहले वाले दोस्त जो थे ना उससे लगाव घट गया और दूसरे का दोस्त में गहरी मित्रता हो गई, है ना, दूसरे दोस्त के साथ गहरी मित्रता हो गई और पहले वाले दोस्त को धीरे धीरे इग्नोर करने लगे, तो वही आपका तत्पुरुष समास कहलाता है। आपकी फ्रेंडशिप 2 दोस्त के साथ है, ठीक है, तो जो पहला वाला दोस्त है उससे धीरे धीरे आपने अलगाव कर लिया, यानी उसको धीरे धीरे गायब कर दिया, और उनका जो सेकंड वाला दोस्त है आपसे उसने गहरी मित्रता कर ली, वही आपका क्या है? तत्पुरुष समास है। अर्थात किसी भी शब्द का पहला पद गायब हो जाए और दूसरा पद यानी उत्तर पद प्रधान हो जाए तो वही आपका क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास कहलाता है। आजकल ये कॉमन सी बात है, देखिएगा ना, वह होबे करता है। पहले आप मान लीजिए दो पहले आपका पुराना दोस्त है, आप उसके बाद एक कोई नया दोस्त बना, तो आप धीरे धीरे क्या करते हैं? जो पुराना वाला दोस्त है उसको छोड़ देते हैं और नए वाले दोस्त के साथ दोस्ती निभाने लगते हैं। तो वही बात है, माने इस तरह का व्यवहार आपका कौन सा समास वाला है? तत्पुरुष समास वाला है। यानी इस तरह का गुण किसी के अंदर है कि पहला वाला भूल के सेकंड वाला पर विशेष ध्यान दिए हैं, तो वो कौन सा समास में है? तत्पुरुष समास में है ना जी। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष समास में पहला वाला को भूल के दूसरा वाला पर विशेष ध्यान दिया जाता है, समझ रहे हैं ना, तो वही क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास। अब कहेंगे सर इसको पहचानेंगे कैसे, जानेंगे पहला वाला भूल गए? आइए सर हम बताते हैं, है ना। देखिएगा, हमने कहा इसका रूल्स है। रूल्स में क्या है कि इसमें कारक चिन्ह लगता है। तत्पुरुष समास में किस चीज का यूज होता है? कारक चिन्ह का। कारक चिन्ह कितना? पहले कारक जानना आपको आवश्यक होना चाहिए कि कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के, है ना, और 8 प्रकार का चिन्ह होता है।
है ना। और सभी चिन्ह के साथ जिस समासिक पद में या समासिक शब्द में कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया हो वह कौन सा समास कहलाता है? आपका तत्पुरुष समास कहलाता है ना। आप सिंपल से, आप अगर मान लीजिए तत्पुरुष समास नहीं पहचान रहे हैं तो सिंपल बात है, जिसमें कारक वाले चिन्ह का प्रयोग किया जाए। कारक वाला चिन्ह कौन कौन सा होता है? कर्ता का होता है, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को या के लिए, आपादान से वहां पे अलगाव का बोध होगा, ठीक है। उसके बाद संबंध का, के, की, उसके बाद अधिकरण में या पर, संबोधन में हे या अरे। इन्हीं आठों जो टाइप हैं, इनका जो चिन्ह है, अगर किसी समासिक शब्द में उस चिन्ह का प्रयोग किया गया हो तो वह कौन सा होता है? तत्पुरुष समास। जैसे आप लोग मान लीजिए अभी सरस्वती पूजा का माहौल है, तो आप देखिएगा जब विसर्जन कराने जाते हैं ना तो सबको ये है ना चुनरी माथा में बांध लेते हैं। इससे क्या पता चलता है कि सब में एगो निशानी है। क्या है? एगो कोई ना कोई एक निशानी है। मतलब क्या हुआ, जब आप चुनरी ओढ़ के गए हैं, माथा में लगा लिए कगो है ना स्टिकर, तो पता चल गया कि ये इस ग्रुप के मेंबर हैं। तो उसी प्रकार से जहां कारक वाला चिन्ह आ गया तो समझ जाइएगा ये केकर है? तत्पुरुष वाला है ना जी। आप मान लीजिए आप इधर से विसर्जित करते हुए मूर्ति को लेके जा रहे हैं, आप, हमारे यहाँ का विद्यार्थी अलग है, किसी दूसरे जगह का विद्यार्थी अलग है, दोनों मान लीजिए कहीं मिल गए, है ना। तो आप कैसे पहचानिएगा सर कौन सा हमरा वाला है कौन सा ओकर वाला? उतना चेहरा पहचानने का टाइम नहीं है। तो जेकर माथा में लाल पट्टी है तो सब क्या है? अपना है। तो लाल पट्टी वाला फटाक से साइड हो जाएगा, है ना जी। पहचानने का नियम है। तो कैसे आप पहचान लिए? क्योंकि लाल पट्टी से देख के पहचान लिए। उसी प्रकार कारक में 8 प्रकार के चिन्ह होते हैं और 8 चिन्ह को दिमाग में सेट रख के आप फटाक से पता कर सकते हैं कौन सा समास? तत्पुरुष समास। यानी कि जितना भी समासिक शब्द है और जिसमें कारक का चिन्ह कब जुड़ा हुआ है वह कौन सा समास कहलाता है? तत्पुरुष समास कहलाता है ना। अब क्या होता है, जब समासिक शब्द को एक साथ ऐड किया जाता है, जैसे पहले क्या होता है, 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद होते हैं, दूसरा क्या होता है? उत्तर पद। दोनों के बीच में क्या रहेगा? कारक चिन्ह रहेगा। जैसे ही दोनों को एक साथ मिलाया जाएगा तो दोनों में क्या होगा? पहला पद गायब हो जाएगा और दूसरा पद प्रधान हो जाएगा। मतलब क्या होता है? कारक चिन्ह बीच में से फुर्र हो जाता है। अब कहेंगे ई का हुआ सर, मतलब मूर्ति विसर्जित करने के बाद आप वापस आते हैं ना तो क्या वो पट्टी माथा में लगेले रहते हैं? नहीं, वापस आप खोल लेते हैं। तो जब आप खोल लेते हैं तब आप पता चलता है कि वो आपका सामासिक शब्द बन गया, संक्षिप्त रूप हो गया। कोई दिक्कत? जब आप उसको तोड़िएगा तो बीच में एक पट्टी आएगी, वही पट्टी आपका कारक चिन्ह होता है और इसी के माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि यह कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। अब तत्पुरुष समास के भी कई टाइप होते हैं, तो आपको एक टाइप पढ़ना है, न्यो तत्पुरुष। अब यहां पे एग्जांपल जरा देख लीजिएगा। राजा का कुमार, क्या है? राजा का कुमार। तब राजा और कुमार में एक शब्द जुड़ा है, क्या? का, मतलब कुमार और राजा के बीच संबंध बता रहा है, मतलब कारक चिन्ह है। और जब कारक चिन्ह हो तो कारक चिन्ह का लोप हो जाता है और वह एक संक्षिप्त शब्द बनाता है, जो आपका कौन सा समास कहलाता है? तत्पुरुष समास कहलाता है। फिर देखिएगा, वाल्मीकि द्वारा रचित, द्वारा है ना, द्वारा कहां से आया? कारक से। तो कारक क्या हो गया? वाल्मीकि रचित, मतलब यह कौन सा समास? तत्पुरुष समास हो गया। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। उसके बाद नेक्स्ट है राजा की सभा, राजसभा। राजा की सभा क्या कहलाता है? राजसभा कहलाता है। तो राजा की सभा यहाँ पे की है ना, कारक चिन्ह है ना, तो जहां पे कारक चिन्ह हो वह कौन सा समास? तत्पुरुष समास होता है। कौन सा समास? तत्पुरुष समास होता है। आई बात समझ में? तत्पुरुष समास का एक टाइप है न्यो तत्पुरुष। न्यो मने नो, नो मने नहीं, यानी कि जिस समास का पहला पद नकारात्मक हो वह क्या कहलाता है? न्यो समास कहलाता। कभी कभी पूछता है, हमेशा नहीं पूछता है। जिस समास का पहला पद क्या हो? नकारात्मक होता है उसे हम क्या कहते हैं? न्यो समास का। जैसे न सभ्य, मतलब सभ्य नहीं है, अच्छा नहीं है, तो न सभ्य का हम क्या बोलते हैं? असभ्य, है ना। न संभव मतलब असंभव, न आदि मतलब अनादि, न अंत मतलब अनंत। यानी सीधा आप एक चीज समझिए कि अ माने क्या हो रहा है? नो मतलब नहीं, अ का मतलब नहीं हो रहा है ना। मतलब जहां नकारात्मक चिन्ह लग गया वो आपका कौन सा समास कहलाता है? न्यो समास कहलाता है। कौन सा समास कहलाता है? न्यो समास कहलाता है। नकारात्मक वाला न्यो समास। अब न्यो समास केकर है? केकर है? मान लीजिए पिताजी है तो एकर ही बेटा जी है, नकारात्मक समास। अब बेटा जी में नकारात्मक समास आ गया ना, तो तत्पुरुष का ना हिस्सा है,
मतलब पप्पे का ना हिस्सा है, इसीलिए इसमें नियो एक नया नाम हुआ। अब पिछुआ में पापा जी का नाम लग गया, जिकर नाम है तत्पुरुष समास। क्या नाम है? पहले बेटा जी या फिर पापा जी। ठीक है, तो बेटा जी आगे हैं, पापा जी पीछे हैं। इससे पता चलता है कि बेटा जी केकर हैं? पापा जी के हैं। और पापा जी का नाम क्या है? तत्पुरुष समास है। समझ गए? कोई परेशानी? अभी हम फिर नेक्स्ट बताने वाले हैं। ये क्या है? तत्पुरुष के बाद आपका आ जाएगा कर्मधारय समास, फिर द्विगु, द्विवेंद्र और बहुब्रीहि। कोई दिक्कत? ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिएगा, जरा सा एक मिस्टेक हो गया है, राजा का कुमार यहाँ पे राजकुमार होगा। ठीक है, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा, मिस्टेक साकार आ गया। ठीक है, ठीक। देखिएगा, अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या कहता है? जिस समासिक शब्द का दोनों पद क्या हो? प्रधान हो। यानी पहला वाला दोस्त भी उतना ही हमारे लिए मायने रखता है जितना दूसरा वाला दोस्त रखता है। ठीक है, दोनों दोस्त अगर हमारे लिए समान हो और खास हो, और उसमें किसी को भी हम भगा नहीं सकते हैं, दोनों मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं, और किसी का भी गायब यानी कि उनको एक जगह से हटा करके दूसरे के साथ हम मस्ती नहीं कर सकते हैं, वही हमारा द्वंद्व समास कहलाता है। ठीक है, द्वंद्व समास में दोनों दोस्त हमारे लिए खास ही होते हैं, वही आपका क्या कहलाता है? द्वंद्व समास। अब देखिएगा, इसमें रूल्स है इसको पहचानने का। कैसे जानेंगे कि दोनों हमारा खास है? देखिएगा, क्योंकि समास का जब विग्रह करेंगे यानी उस शब्द जो जब अलग करेंगे तो दोनों के बीच एक वर्ड आएगा, है ना? या तो और आएगा, या अथवा आएगा, या फिर यही या आएगा, या कोई योजक चिन्ह रहेगा। योजक चिन्ह का मतलब क्या होता है? दो शब्दों को जो जोड़ने का काम करता है। क्या करता है? दो शब्दों को जो जोड़ने का काम करता है। जैसे मान लीजिए दो, ये है मार्कर, ये है इसका ढक्कन, इन दोनों को कोई ना कोई जोड़ने का काम कर रहा है ना भाई, तो जो जोड़ने का काम करता है उसे हम योजक कहते हैं। और जिस चिन्ह का प्रयोग योजक के यानी जोड़ने के रूप में किया जाता है, उस चिन्ह को हम योजक चिन्ह कहते हैं, और वो डैश का चिन्ह होता है, उसको हम योजक चिन्ह कहते हैं। या एवं का प्रयोग हो, उसी को हम क्या कहेंगे? द्वंद्व समास। यानी जो भी समास होगा और उसका हम विग्रह करेंगे और इनमें से कोई एक वर्ड आया तो समझ जाइए वो कौन सा समास है। अक्सर ज्यादातर आपका योजक चिन्ह वाला ही रहता है, ये सब बहुत ही कम रहता है, ना के बराबर, लेकिन ज्यादातर योजक चिन्ह वाला दे देता है। तो योजक चिन्ह मतलब ये डैश वाला चिन्ह रहेगा, तो आप समझ जाइएगा डैश मतलब द्वंद्व, डैश मतलब हाँ दोनों से दोस्ती है। डैश का मतलब क्या हुआ? इधरों वाला से उतना ही संपर्क है जितना, कोई दिक्कत? डैश वाला में जहां दोनों की बारी आई समान रूप से मेरे लिए खास है, तो वही आपका द्वंद्व, दोनों, द्वंद्व, दोनों खास, है ना? मतलब समास, यानी जिसमें दोनों खास हो वो द्वंद्व समास हो, है ना? कोई दिक्कत? जैसे एग्जांपल के तौर पर जलवायु, तो जल और वायु दोनों हमारे लिए क्या है? खास है, समान रूप से है। अपना पराया, अपना और पराया, है कि नहीं? योजक चिन्ह है ना ये डैश, यही योजक चिन्ह बताता है कि द्वंद्व समास है या फिर कोई दूसरा समास है। तो जैसे योजक चिन्ह देखे ना, तो आप कुछ नहीं दिमाग लगे, डायरेक्ट द्वंद्व समास। यहां भी लोटा डोरी में योजक चिन्ह है ना, कौन सा समास? कौन सा समास? द्वंद्व समास। फिर यहाँ माता पिता है ना, कौन सा समास? कौन सा समास? द्वंद्व समास, है ना? नर नारी है ना, कौन सा समास? द्वंद्व समास। उसके बाद खाना पीना है ना, उसके बाद कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। ठीक है, उसके बाद दाल भात, दाल भात भी आपका द्वंद्व समास है। यानी कि जब दो शब्द हो और दोनों के जोड़ने का काम कोई योजक चिन्ह करे तो आपका क्या कहलाता है? द्वंद्व समास कहलाता है। आई बात समझ में? देखिएगा, अगला है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास बहुत आसान है याद रखना। जिस समासिक शब्द का कोनो पद प्रधान नहीं हो उसे हम सिंगल कहते हैं। आप अपनी भाषा में क्या कहते हैं? नहीं तो हम तोरा साथ जाएंगे, नहीं तो हम तोरा साथ जाएंगे, हम अकेले जाएंगे। मतलब क्या हुआ कि हम खुद स्वयं ही सब कुछ है ना? ना तो हम आपकी तरफ ना तो उनकी तरफ। कभी कभी देखिए पंचायती जहां होता है वहां देखते हैं, जब कहीं पंचायती हो तो वहां देखिएगा जो फैसला करने वाला आदमी बुलाया जाता है वो क्या करता है? दोनों में से किसी के पक्ष में नहीं करता है, निष्पक्ष होता है कि नहीं? ना तो हम इसके पक्ष में बोलेंगे ना तो हम उसके पक्ष में बोलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? आप देखते हैं कभी मार्केट जाइएगा कपड़ा खरीदने, है ना, बहुत बार जाइएगा तो देखिएगा दुकानदार बोलता है कि हम लेंगे 200 रुपए, है ना, और हम कितना बोलते हैं? 100 रुपए। वो बोला 200, आप कितना बोले? 100। आपके बीच में एक दोस्त आया, बोला भाई नहीं छोड़ो हटाओ, नहीं तो तुम्हारा नहीं तो उसका 150 में फाइनल करो, नहीं तो इसका नुकसान हो नहीं तो उसका नुकसान हो, 150 में फाइनल करो। तो वही क्या करते हैं? तो ना तो हम उसका हुए ना तो हम हो गए किसी तीसरे का।
हुए कि नहीं? यानी आपके आशा में अगर कोई दो इंसान है तो ना तो आप उनके हुए ना तो आप इनके हुए, हो गए किसी तीसर के, तो वह आपका बहुव्रीहि समास होता है। क्या होता है? बहुव्रीहि। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, तीसरका का प्रधान हो जाता है। क्या हो जाता है? तीसरा के। यानी आप कभी कभी देखिएगा ना, आप किसी के आशा में रहते हैं, अच्छा चलो इसके आशा में रहेंगे, है ना, आप उसके भी आशा में है, दोनों के आशा में है, और पता चला वो दोनों में से कोई आपका नहीं है कि नहीं? तो दोनों में से कोई खास नहीं है, आप किसी तीसरे के खास हैं, खाली दोनों को घुमा रहे हैं आप। समझ रहे हैं? आप दो इंसान को घुमा रहे हैं, लेकिन है किसी का नहीं, आप है किसी अन्य का। तो ऐसे समास को हम कौन सा समास बोलेंगे? बहुव्रीहि समास बोलेंगे। समझे? जिसके देखिए बहुव्रीहि समास याद है, एकदम आम जीवन में आप देखिएगा, है ना, आप रखते दोनों के साथ संपर्क हैं, लेकिन है आप उन दोनों में से किसी का नहीं, आप है किसी और का। ठीक है? लेकिन क्या है कि आप बता नहीं रहे हैं, लेकिन है किसी और का, यानी किसी अन्य पद के प्रधान हो, और कोई भी दो पद में उत्तर पद ना तो पूर्व पद, दोनों में से किसी के नहीं है, तो इस प्रकार के जो इंसान है, मतलब समास है, वो क्या कहलाते हैं? बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। जब इसका विग्रह कीजिएगा ना, तो उसमें या तो रहेगा वाला, या तो रहेगा है जो, या तो रहेगा जिसका, या तो जिसके, या तो जिसकी, या तो वह, इत्यादि रहेगा। कहां? जब दो शब्द को अलग किया जाएगा तो बीच में रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए देखिएगा, त्रिनेत्र। त्रिनेत्र तो आप जानबे करते हैं, आप लोग सब कोई महाकाल के भक्त हैं, सब कोई के सभ्य है ना जी। तो भगवान भोलेनाथ को ही त्रिनेत्र न कहा जाता है, जिसका मतलब क्या होता है? शिव बोल सकते हैं, शंकर बोल सकते हैं, भोलेनाथ बोल सकते हैं, है ना, महाकाल बोल सकते हैं, जौन बोलिए सब वही है कि नहीं? तो त्रिनेत्र का मतलब जिसके तीन नेत्र हैं। क्या है? जिसके तीन नेत्र हैं, वो त्रिनेत्र कहलाता। अच्छा एक बात बताइए, त्रिनेत्र, आप त्रिनेत्र मतलब आप क्या समझे? ना तो तिरी का मतलब तीन हुआ, ना नेत्र का मतलब आंख हुआ दोनों में से किसी का। तिरी मने तीन और नेत्र मने आंख, ना तो तिरी का हुआ ना तो नेत्र का हुआ, हो गया भगवान भोलेनाथ का। हुआ कि नहीं? मतलब नहीं तो एक कर हुए ना तो एक कर हुए किसके? भोलेनाथ के हो गए, हुए ना। तो यही आपका कौन सा समास? बहुव्रीहि समास कहलाता है। कौन सा समास कहलाता है? लंबोदर। लंबा है उदर जिसका, उदर मने पेट, लंबा मने लंबाई, जिसका पेट हो लंबा उसको क्या बोलते हैं? लंबोदर। क्या बोलते हैं? लंबोदर। अब बताइए, जिसका पेट लंबा है सबको आप लंबोदर बोलिएगा, तो लंबोदर का मतलब क्या होता है? न तो लंबा का हुए ना तो उदर का हुए लंबा का ना हुए ना हम उदर का हुए, हो गए, है ना, भगवान गणेश जी का। किसका हो गए? भगवान गणेश जी का, है ना। तो जब भगवान गणेश जी का बोध हो गया, तो वो कौन सा समास हुआ? बहुव्रीहि समास हो गया। कौन सा समास? दशानन। दस मने दस, दस गिनती वाला 10, आनन मने सिर, भुजा नहीं, सिर। जिसके 10 गो सिर हैं, कौन है वो? रावण है। ना तो 10 का हुए ना तो सिर का हुए के कर जाके रावण का। तो वही आपका कौन सा समास? बहुव्रीहि समास होता है। उसके बाद चतुर्भुज। चतुर मने, है ना, चार, अभुज मने भुजा, जिसकी 4 भुजाएं हैं उसे हम क्या कहते हैं? भगवान विष्णु कहते हैं। क्या कहते हैं? भगवान विष्णु कहते हैं, है ना। 4 भुजाओं वाला क्या कहलाते हैं? चतुर्भुज, जिसे हम ना तो 4 का हुआ ना तो भुजा का हुआ, तो हुआ किसका जाके? विष्णु जी का। तो वही आपका कौन सा समास कहलाता है? अब देखिएगा इसमें, इसका रूल से देखिएगा, है जो, है कि नहीं? है जो है भाई, है जिसके, है ना, उसके बाद जिसका, जिसके वाला, है कि नहीं, इनका जहां प्रयोग हो वो आप समझ जाइएगा कौन सा है? बहुव्रीहि। आप इसके याद रखने का कई सारे ट्रिक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको जिस विधि से याद हो उस विधि से याद रखिए, कोई लिमिट है कि हम जैसे बताएं वैसे याद रखिए, आपको जैसे दिमाग में सेट होता है वैसे याद रखिए, कोई दिक्कत। अगला द्विगु। द्विगु बहुत आसान, द्वि मने 2, जिसमें गिनती आ जाए वो द्विगु समास, जिसमें गिनती आ जाए वो द्विगु समास। अब कहेंगे सर फिर गलत बात। गलत बात क्या? अब यहां भी तो गिनती आ रहा है, तिरी मने आया ना 3, दशानन में 10 आया ना, चतुर्भुज में 4 आया ना। सर यहाँ पे एक लॉजिक है, यहाँ पे नहीं तो चतुर्भुज का हो रहा है, चतुर का 4 का हो रहा है, ना तो भुजा का हो रहा है किसी तीसर का, लेकिन इसमें वैसा नहीं है। इसका पूर्व पद में ही संख्यावाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्व पद में ही संख्यावाचक, यानी इसमें गिनती वाला संख्या आएगा। क्या आएगा? गिनती वाला संख्या आएगा। मतलब ऐसे ही समझिएगा ना, इसका मेन इसका क्या है जो डेफिनेशन है, देखिएगा इसका जो शब्द है द्विगु,
इसी में पता चल जाता है। द्वि मने दो, मतलब दो क्या है? संख्या है। क्या है? संख्या। तो जिस समासिक शब्द में संख्यावाचक हो, है ना, जिस समासिक, जो समासिक शब्द क्या हो? संख्यावाचक हो, वह कौन सा समास कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है। जैसे सप्ताह, 7 दिन, है ना, सप्ताह 7 हुआ ना जी, मतलब क्या हुआ? गिनती का बोध हो रहा है कि नहीं? 7 गिनती का बोध हो रहा है ना? कौन सा समास? द्विगु समास। नवग्रह 9 है कि 9 ग्रहों का समूह है कि नहीं? तो नवग्रह में 9 गिनती वाला आया ना, कौन सा समास? कौन समास? कौन सा? द्विगु। पंचतंत्र में 5, कौन सा समास? कौन सा समास? त्रिलोक में 3, कौन सा समास? शताब्दी में 100 शब्दों का समूह जिसे हम शताब्दी कहते हैं, तो 100 आया ना गिनती वाला, तो कौन सा समास? कौन समास? तिरंगा में 3, कितने रंगों का समाहार है? 3 रंगों का समूह है, तो 3 हमारा क्या है? गिनती वाली संख्या, इसलिए कौन सी समास में आ जाएंगे? द्विगु समास में आ जाएंगे। कौन सा समास में? कोई परेशानी? लास्ट है आपका कर्मधारय समास। कौन सा समास है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास कहता है कि जिस समास का उत्तर प्रधान हो, लेकिन इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता अर्थात गुण, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण का बोध कराए, तो वह क्या कहलाता है? कर्मधारय कहलाता है। यानी इसमें क्या होगा ना, इसका उत्तर पद प्रधान है। उत्तर पद प्रधान है, छोड़िए सर, याद नहीं रहता है। आप एक चीज याद रखिएगा, जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण का बोध हो, जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के क्या हो? गुण का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? कर्मधारय समास कहेंगे। कौन सा समास कहेंगे? जैसे चंद्रमुख शब्द है, इसमें बोध किसका हो रहा है? चंद्रमा का। किसका हो रहा है? चंद्रमा का, है ना वस्तु, है कि नहीं? तो इसमें वस्तु के गुण के बारे में बताया जा रहा है कि नहीं, कि जिसका मुख चंद्रमा के समान हो, है कि नहीं? तो उसके बाद गुरुदेव, गुरु रूपी देव, है कि नहीं? तो इसमें गुरु शब्द का है ना इस्तेमाल किया गया ना जी, किसी व्यक्ति का यूज किया गया है, उस व्यक्ति में जो गुण है उसके गुण का बोध किया गया है, और जहां पे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण का बोध हो, वही आपका कर्मधारय होता है। आप याद कीजिए, भाववाचक संज्ञा पढ़े हैं? संज्ञा में भाववाचक हम क्या बताए थे वहां पे, कि वहां पे बताया जाता है कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण और धर्म का बोध, वहां भी गुण था, यहां भी गुण है। जहां पे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण का बोध हो जाए, वो कर्मधारय। कोई दिक्कत? गुण को बताए या बोध कराए, तो वो क्या कहलाता है? कर्मधारय। दही बड़ा है, कहा है ना दही बड़ा, तो दही में बड़ा, दही में आ जाए बड़ा तो हो जाता दही बड़ा, है ना, दही बड़ा हो जाता है। कोई दिक्कत? तो दही में बड़ा, तो दही में बड़ा है ना जी, तो दही की विशेषता है ना, है कि नहीं? मतलब गुण बताए, दही क्या है? वस्तु है ना, आदमी तो नहीं है ना, व्यक्ति नहीं है ना, है वस्तु है। तो उस वस्तु के गुण के बारे में बताया जा रहा है, मतलब कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय समास। कोई दिक्कत? अब आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा कि ऑब्जेक्टिव कैसे पूछता है, वो सारी चीजें हम कवर कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है? कोई दिक्कत? आप इसका एक बार रिवीजन कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकर के आप इसको नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है? कोई दिक्कत? धन्यवाद।